चलिए सब कुछ ठीक ठाक। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो इससे पहले हम लोग पहुंचे थे फसल के बारे में देख लिया था। कृषि बता रहे थे कि जायद क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, इन डिटेल बात को हमने क्या किए थे, बता दिए थे। आज जो है सिंचाई के बारे में बताएंगे, उसके बाद में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और खनिज के बारे में बताएंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और लक्ष्य वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तुम हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा। सबसे पहले आप सिंचाई, थोड़ा सा सिंचाई के बारे में रह गई थी प्रीवियस क्लास में, सिंचाई बताएंगे और उसके बाद में खनिज के तरफ चलेंगे, ठीक है। कि खनिज क्या है, मिनरल्स वगैरह के बारे में ओर्स बताएंगे, ठीक है। और बहुत सारे खनिज है, सवाल वगैरह पूछता है यहाँ से एक आध दो गो तो बता देंगे। और उसके बाद में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वह बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम सोचे हैं कि 20-20 करके क्या करेंगे, याद करा देंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात को नहीं बनाते हुआ सीधा मुद्दे की बात करता हूं। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है, इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन हम लोग बोलते हैं सिंचाई, ठीक है। सिंचाई होता क्या है, पौधों को समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। यही तो हम बोलते हैं कि पौधा क्या करिएगा, आप लगाइएगा तो उसको पानी नहीं दीजिएगा तो पौधा की ग्रोथिंग होगी ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो पौधे को समय पे पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाती है, ठीक है। तो पौधों को पानी देना, समय पर पानी देना जी, पौधों को समय पर पानी देना, समय पर पानी देना, यह क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसका सोर्स क्या हो सकता है, तो सोर्स का मतलब हो जाएगा स्रोत। सिंचाई के स्रोत क्या हो सकता है, नदी हो सकता है, बांध हो सकता है, कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, ठीक है। ईटीसी कर देता हूं, यही सब तो क्या है, इसके सोर्स हो सकते हैं। अब देखो सिंचाई जो है ना, यह कई प्रकार के होते हैं, इसका टाइप जो है ना वह बहुत होता है। जैसे कि बृहद सिंचाई हो गया, मध्य सिंचाई हो गया और लघु सिंचाई हो गया। सवाल पूछता है ना कि तीनों में अंतर क्या है, बृहद सिंचाई क्या है, मध्य सिंचाई क्या है और लघु सिंचाई क्या है। तो चलो पहला हम बताता हूं कि बृहद सिंचाई क्या होता है, बृहद सिंचाई। अब यह बृहद सिंचाई है क्या, वैसा जिसमें जो है ना जमीन होना चाहिए कम से कम 10,000 हेक्टेयर। यदि आपके पास 10,000 हेक्टेयर है तो सरकार अलग से क्या करती है, सिंचाई के लिए व्यवस्था करती है, नहर बना के देती है, बांध बना करके देती है, उसी को बोला जाता है बृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है। बृहद सिंचाई योजना लिखो, बृहद सिंचाई। इसमें कम से कम 10,000, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। एक हेक्टेयर में कितना होता है जी, तो एक हेक्टेयर बराबर लिख लो 100 × 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई यदि आप नाप दीजिएगा तो वही एक हेक्टेयर कहलाएगा। तो कम से कम बृहद सिंचाई में क्या चाहिए, आपके पास 10,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए, ठीक है। यह बहुत जमीन होता है और इसके जो है ना फसल लगाते हैं, तो इसमें सिंचाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से व्यवस्था करती है। अर्थात इसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बांध बनाती है, ठीक है। इसमें सिंचाई के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार होगा, केंद्र सरकार व्यवस्था करती है, व्यवस्था में क्या हो जाएगा जी, जैसे कि बांध बनाना। अब जैसे कि तुम कहोगे कि यहाँ पर खेत हमारा 1 बीघा है और विधायक जी से जाकर के कह दीजिएगा कि सिंचाई करने में जो है ना दिक्कत होता है सिंचाई करने में, तो आप क्या करिए, बांध बना दीजिए। तो विधायक जी कबो नहीं बनाएंगे। बांध बनाने के लिए जो है ना गवर्नमेंट कब लोन पास करेगी, ठीक है, कब जाकर के बनाएगी, तो यह बनाएगी जब आपका कम से कम 10,000 हेक्टेयर जमीन हो, ठीक है। उसके बाद में बृहद के बाद दूसरा आता है मध्य सिंचाई परियोजना लिखो यहां पर, ठीक है। अच्छा, मध्य सिंचाई परियोजना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना कम से कम
जमीन होना चाहिए 2000 से 8000 हेक्टेयर के बीच में। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, नदी बना करके देती है, ठीक है, आपके खेतों तक नदी पहुंचा देगी और उसी से आप क्या करिए, सिंचाई कर लीजिए, नहर बना करके देगी, ठीक है। बोलिए, तो मध्य सिंचाई परियोजना, इसमें जमीन कम से कम 2000 से लेकर के 8000 हेक्टेयर होनी चाहिए, ठीक है, हेक्टेयर होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम्पल में इसमें नहर बनाती है, तो नहर का निर्माण किसमें होगा, मध्य सिंचाई परियोजना में। और बृहद सिंचाई परियोजना में क्या होगा, तो इसमें बांध बनाया जाएगा, ठीक है, इसमें नहर का निर्माण होगी, ठीक है, निर्माण। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना कम से कम आपको 2000 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए और इसमें सरकार जो है ना वह नलकूप की व्यवस्था कर देगी, ठीक है, आपके लिए मोटर लगा देगी, ठीक है। चलिए, इसमें जमीन की मात्रा, ठीक है, इसमें जमीन की मात्रा मत लिखो, इसमें जमीन कम से कम 2000 हेक्टेयर होनी चाहिए, हेक्टेयर होनी चाहिए। इसमें सरकार या तो व्यवस्था कर देती है तो ठीक है, और नहीं तो अपने से क्या करिए, बोरिंग डगराइए और उसके बाद में सिंचाई करिए, ठीक है। इसमें नलकूप की व्यवस्था करती है, इसमें नलकूप की, बोरिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, ठीक है। यही तो क्या है, आपका सिंचाई है। और सिंचाई के लिए जो है ना कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, वह बताएंगे लास्ट में 20-20 करके जो है ना वह याद करा देंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा खनिज, और उसके बाद में बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना जो है ना लास्ट में 20 गो लिखाएंगे, फिर अगले क्लास में 20 लिखाएंगे, जहां तक चले पूरा बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, यह मिटा देते हैं, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे, मुझे आशा है मिटा दे। चलिए, हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, तो हेडिंग लगा लीजिए खनिज, ठीक है। खनिज के बारे में बताते हैं। इतना बात सिंचाई से समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब खनिज मिनरल्स बताते हैं। तो मिनरल्स होता क्या है, पहला बात, यह कितने तरह का होता है, ठीक है। अब मिनरल्स में इंपॉर्टेंट आता है जैसे कि तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनियम, यूरेनियम, ठीक है, थोरियम, सब आ जाएगा, यही ना जी, बोलिए, टंगस्टन, सब निकेल। सुनो, पहला आता है आपका खनिज, कि टॉपिक खनिज है क्या, कि खनिज को हम लोग लिख सकता हूं मिनरल्स, इसी को लिखिए मिनरल्स। यह खनिज होता क्या है, तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने सारे सब्सटेंस है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला या पाया जाने वाला क्या है, तत्व क्या कहलाता है आपका, तो यह खनिज कहलाता है। खनिज जो है यह क्या देता है, तो यह देता है, खनिज को जलाइएगा तो ऊर्जा देगा, जिसको हम लोग लिख सकता हूं एनर्जी, और उसके बाद में प्रकाश देगा, ठीक है। जलाइएगा, गोईठा को जला दीजिए ना, काऊ डंग को, तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा हीट के रूप में, और लाइट देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश, यही ना। मोमबत्ती को जलाइएगा तो हीट एनर्जी है, और उससे जो प्रकाश निकलता है वही तो लाइट है। तो खनिज को जलाने पर ऊर्जा देता है और एनर्जी देता है। यह दो तरह के होता है, पहला होता है एक आपका नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। तो पहला नवीकरणीय, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय, नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है, ठीक है, प्यार से समझते चलिएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है कि रीयूज, मतलब क्या, कि एक बार जब हम प्रयोग किए ना तो दोबारा से भी प्रयोग किया जा सकता है, तिबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो नवीकरणीय में एक लाइन में लिखो रीयूज, रीयूज का मतलब होता है कि दोबारा क्या किया जाए, इसको प्रयोग किया जाए, ठीक है, दोबारा प्रयोग में लाया जा
सके वही क्या कहलाता है आपका नवीकरणीय कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उसके बाद में हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। बोलिए तो लिख लीजिए पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद में जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, यही सब क्या हो जाएगा आपका दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अनवीकरणीय, इसको जो है ना एक लाइन और लिख लो, इससे एनर्जी प्राप्त करना बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, कठिन होता है। एनर्जी बनाना, अर्थात एनर्जी का मतलब क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा बनाना, बनाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, कोयला से बिजली का निर्माण कर रहे हैं, तो कोयला को सबसे पहले क्या करिएगा, उसको क्रश करिएगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है कि ताकि जो है ना उसका ऐश नहीं बचे, पूरा का पूरा कोयला जो है वह जल जाए। कोयला को जलाइएगा, जलाने के बाद हीट निकलेगा, फिर उसके बाद में उससे स्टीम बनाएंगे, फिर उसके बाद में टरबाइन से रोटेट कराएंगे, तब जाकर के बिजली बनाएंगे, यही ना थर्मल पावर प्लांट। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में देख लो आपका क्या होता है, पन बिजली, सबसे पहले पानी को स्टोर करेंगे, बांध बनाएगा, ऊपर से जब पानी गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, टरबाइन नीचे घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। अब यह टरबाइन घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी, फिर जाकर के जनरेटर से उसको स्टोर करेंगे, और उसके बाद जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा, यही ना बात होगी। तो बोलिए, तो ऊर्जा बनाना इसका बहुत ही कठिन होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार किया जा सके, बार बार किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है नवीकरणीय। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जिसको रीयूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, डोंट रीयूज, अर्थात कहने का अर्थ है कि दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके, उसी को अनवीकरणीय बोलते हैं, ठीक है। दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके, न लाया जा सके, वह क्या होता है आपका अनवीकरणीय होता है, ठीक है। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय के भी कई सारी कहानी होगा ना जी, दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा कोयला, उसके बाद में लकड़ी, लकड़ी है जी, यहां से ध्यान से देखना है, लकड़ी, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, उसके बाद में काऊ डंग जिसको गोईठा बोलते हैं, कागज, ठीक है, ईटीसी। यही सब क्या है, एक बार यदि जला दीजिएगा ना तो फिर से दोबारा आप इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। एक बार लकड़ी को जला देते हैं तो फिर कहाँ कोई जलाता है उसको, राख को, ठीक है, क्योंकि यूज में होगा ही नहीं तो जलाइएगा क्या। तो डोंट रीयूज अर्थात अनवीकरणीय का मतलब होता है कि दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सके, ठीक है। और कुछ जो है ना, अब देखो महत्वपूर्ण खनिज, अनवीकरणीय खनिज, कुछ महत्वपूर्ण खनिज, और महत्वपूर्ण खनिज में सबसे पहला आता है आपका कोयला, ठीक है। कोयला से सवाल पूछता है यह कोल होता क्या है, तो कोयला जो है ना यह 4 कैटेगरी का होता है, ठीक है। एक होता है आपका एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सवाल पूछता है ना कि घरेलू प्रयोग में लाया जाने वाला कोयला कौन सा है, यह सीधे सवाल पूछ देता है। तो पहला नहीं होगा, एंथ्रासाइड नहीं होगा, बिटुमिनस नहीं, बिटुमिनस होगा, लिग्नाइट नहीं होगा और पीट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कोयला, कोयला की प्राप्ति किस चट्टान से होती है, तो अवसादी चट्टान से होता है। अवसादी चट्टान से क्यों होती है, क्योंकि इसमें जीवों के मरे हुए अंश मिलता है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान होती है, उसके बाद में अवसादी चट्टान होता है, और फिर आपका रूपांतरित चट्टान होता है, इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, यही ना। बोलिए, तो कोयला का जो है किससे बनता है, तो यह अवसादी चट्टान से निर्माण होता है। निर्माण, यह सब कहानी बताए हैं जी कोयला के बारे में। निर्माण किससे, तो अवसादी चट्टान से। कारण क्या है, तो अवसादी चट्टान में मरे हुए जीव का अंश मिलता है, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत समय पहले, ठीक है, आज से 15-16 करोड़ वर्ष साल पहले जो क्या होगा, पृथ्वी पर बहुत सारे जंगल हो गए, बाढ़ भूकंप आई होगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण पेड़ पौधे का विनाश हुआ होगा। यही पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबते चले गए, सबसे पहले क्रस्ट में गया, क्रस्ट के बाद जो है ना यह कोर में जाएगा तो ज्वालामुखी बना देगा, कोर में गया, वह क्या हुआ, सड़ते गया, और सड़ करके क्या कर दिया, यह कोयला का निर्माण कर दिया। धीरे धीरे ज्यादा सड़ेगा,
तो फिर क्या हो जाएगा, यह जो है पेट्रोल बनाएगा। तो अगला टॉपिक हम बताएंगे पेट्रोल के बारे में, ठीक है। तो कोयला किस से बना हुआ है, जीवों के मरे हुए अंश से जो बनता है वही तो कहलाता है जीवाश्म चट्टान। तो कोयला का निर्माण किस चट्टान से, तो जीवाश्म चट्टान से, याद रखिएगा, ठीक है। अवसादी चट्टान क्यों, क्योंकि जीवों के मरे हुए अंश है, ठीक है। मरे हुए अंश किस चट्टान में, तो यह अवसादी चट्टान में होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि इसका सबसे ज्यादा जो है ना निर्माण कहां पर होता है, भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। जगह लिखो ना एग्जाम्पल में, यही सवाल पूछता है जी, जगह कहां कहां जो है ना कोयला सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो लिख लीजिए पहला आपका रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज पश्चिम बंगाल। आसनसोल जगह पड़ता है जी एक बंगाल में, कलकत्ता, ठीक है। आसनसोल में क्या है आपका कोयले मिलता है, ठीक है। तो सर्वाधिक कोयले कहां पर मिलता है, तो सर्वाधिक कोयले तो जनरली मिलता है आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोयले की मोटी परत है वहां पर। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल कहां पर, तो आसनसोल में, आसनसोल। उसके बाद में रानीगंज के बाद यहां पर दूसरा लिख लीजिएगा क्या, रानीगंज हो गया। और उसके बाद में कोडरमा धनबाद, ठीक है। कोडरमा में तो जनरली मिलता है आपका कौन सा, तो अभ्रक वगैरह मिलता है। धनबाद झरिया का खदान, ठीक है, झारखंड धनबाद में। और यहां पर भी क्या है, कोयला है जी, ठीक है। कोयला का भंडार जो है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, झारखंड के झरिया का खदान लिखो, झरिया का खदान, झरिया का खदान कहां पर, झारखंड धनबाद में, झारखंड धनबाद, ठीक है। यहां पर भी क्या है, कोयला है। तीसरा हो गया सिंगरेनी, सिंगरेनी कहां पर, तेलंगाना में। यहां पर भी कोयला बहुत ज्यादा मिलता है। सिंगरेनी भारत के किन किन क्षेत्रों में जो है ना वह कोयला मिलता है, तो यह तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, धनबाद हो गया। और उसके बाद में सिंगरौली मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कोयले की मोटी परत जो है ना वह कहां पर है, मध्य प्रदेश एमपी में, ठीक है। सबसे सर्वाधिक मोटी परत वहीं पाया जाता है। लिखो झरिया का खदान झारखंड धनबाद। उसके बाद और क्या लिखोगे, सिंगरेनी, सिंगरेनी कहां पर, तो यह तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। और उसके बाद में चौथा लिख लीजिएगा क्या आपका, सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली, सिंगरेनी अलग है जबकि सिंगरौली अलग है जी। यह कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक कोयले की मोटी परत, सर्वाधिक कोयले की मोटी परत कहां है, तो सर्वाधिक कोयले की मोटी परत जो है वह आपका सिंगरौली में है। यही एक इसमें क्या है, VVI है। और निर्माण जो है वह अवसादी चट्टान से होता है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। कोयले की टाइप जो है ना, टाइप्स ऑफ कोल जो है वह कितने तरह के होता है, तो यह जो है ना 4 तरह के होता है। पहला हो गया आपका कौन सा, एंथ्रासाइट, इसको A ग्रेड का कोयला बोला जाता है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट हो गया। दूसरा हो गया आपका लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस लिखो, बिटुमिनस, बिटुमिनस हो गया। तीसरा लिख लो लिग्नाइट, लिग्नाइट। और चौथा लिख लीजिए पीट। यह क्या होता है, 4 प्रकार के कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट को A ग्रेड का कोयला बोला जाता है, A ग्रेड कोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है ना, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। कितना है जी, तो यहां शायद से 90% देता है किताब, ठीक है। कहीं कहीं देखोगे तो 64% भी देता है और 60% भी देता है। तो सर्वाधिक जो है कार्बन की मात्रा किसमें है, तो एंथ्रासाइट में है, ठीक है। एंथ्रासाइट को A ग्रेड का कोयला बोला जाता है। बिटुमिनस को बोला जाता है B ग्रेड की कोयला, B ग्रेड कोल, क्योंकि इसमें जो है ना कार्बन की मात्रा कम है, ठीक है। कार्बन की मात्रा कम, जैसे ही कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, यह कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यह खराब कोयला माना जाएगा। घरेलू में जो है ना, घर में यही बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लिखो घरेलू प्रयोग में लाया जाता है, घरेलू प्रयोग में कौन सा कोयला लाया जाता है, तो यह आपका बिटुमिनस, ठीक है। और लिग्नाइट क्या हो गया आपका, यह हो गया भूरा रंग, भूरा रंग का कोयला, कौन सा हो गया आपका, लिग्नाइट। और पीट जो है क्या हो जाएगा, सबसे खराब कोयला। यह जो है ना इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है। यह हो गया आपका पीट। सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो पीट है। सबसे खराब
कोयला कौन सा, तो सबसे खराब कोयला जो है वह पीट है। तो कोयला के बारे में हमने बता दिया, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगी यदि कोयला से पूछेगा तो, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, कोयला के बाद खनिज हम बता ही रहे तो पूरा कहानी बताएंगे ना जी। कोयला के बाद लिख लीजिए आप अपना दूसरा टॉपिक लगाइए हेडिंग पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम। पहला सवाल ही पूछता है कि पेट्रोल का डिस्टिलेशन जो है ना वह किस प्रोसेस से होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जिसको प्रभाजी आसवन बोला जाता है। मिटा दें, चलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और ज्यादा पूछेगा तो बोल देगा कि सबसे पहला पेट्रोल कहां से निकाला गया था, ठीक है। समझ में आ रही है। दूसरा हेडिंग लगा लीजिए पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या होगा, तो पेट्रोलियम में होगा आपका कि सबसे पहला बात कि पेट्रोलियम की प्राप्ति कहां से होती है, समुद्र में। तो पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है ना ऑन श्योर एक होता है और एक ऑफ श्योर होता है। ऑन श्योर होता है कि समुद्र के जो सबसे पहला तट होता है उसको ऑन श्योर बोलते हैं, और गहरा तट जो होता है ना उसको ऑफ श्योर बोलते हैं। तो पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है ना समुद्र में ऑफ श्योर से होती है, ठीक है, लिखो। और शुद्ध पेट्रोल तो प्राप्त होगा भी नहीं, समझ में आ रही है बात। और यह पेट्रोल कहां से मिला होगा जी, यह पेट्रोल जो है जीवाश्म मरे होंगे, जीव मरे होंगे, वही जीव सड़ गया होगा और क्या बनाया होगा, पेट्रोल बनाया होगा। कोयला के बाद पेट्रोल बनाएगा, ठीक है, बोलिए। तो लिखो क्या लिखना है, इसकी प्राप्ति, इसकी प्राप्ति समुद्र में, यह भी एक खनिज है, इसकी प्राप्ति समुद्र में ऑफशोर, ऑफशोर से होती है। ऑफशोर का मतलब क्या होता है, ऑफशोर का मतलब होता है गहरी तट। गहरी तट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफशोर बोलते हैं। और नोट में ब्रैकेट में लिख दो ऑनशोर क्या होता है, तो ऑनशोर जो होता है ना कम गहरी तट, अर्थात गहरा है ही नहीं, कम गहरा को क्या बोला जाता है, ऑनशोर बोला जाता है। इसका जो है ना आसवन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया कहा जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। आसवन की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको प्रभाजी आसवन बोला जाता है। तो पेट्रोल को फिल्टर किस विधि से किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन से किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और सवाल आई हुई है, ठीक है, लिख लीजिए डिस्टिलेशन, आसवन की प्रक्रिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इसको बोला जाता है हिंदी में प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, ठीक है। उसके बाद में अब नोट में लिखो कि सबसे पहले जो है ना पेट्रोल की प्राप्ति कहां से हुआ था, तो पेट्रोल की प्राप्ति जो है ना वह असम के डिगबोई से हुआ था 1901 में। और 176 सेंटीमीटर दूर चल जाइए आप, कहां से, यहाँ एक बंबई बंदरगाह पड़ता है, कहां, अरब सागर में, ठीक है। तो अरब सागर में भी सर्वाधिक पेट्रोल की प्राप्ति होती है। भंडार बोला जाए तो सर्वाधिक अरब सागर में है, बंबई हाई के पास, ठीक है। नरकटियागंज आसाम में भी होता है, डिगबोई में भी होता है। लिखो सबसे पहले पेट्रोल की प्राप्ति, सबसे पहले पेट्रोल की प्राप्ति कहां से हुआ, तो सबसे पहले पेट्रोल की प्राप्ति जो है ना असम डिगबोई, लिखो डिगबोई, डिगबोई आधा ग होता है, डिगबोई, ठीक है। कहां पर, तो यह आसाम, आसाम की राजधानी कहां है जी, दिसपुर, यही ना है भारत का मैप, ठीक है। और यहां पर यह आपका इसमें क्या पड़ेगा, आसाम पड़ेगा, सेवन सिस्टर में आएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा जो है ना डिगबोई हो गया आसाम में, नरकटियागंज आसाम में पड़ता है, और यहां पर भी क्या है आपका पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल डीजल सब मिलेगा। नरकटियागंज आसाम, नरकटियागंज हो गया आसाम। थोड़ा सा मैप वगैरह की जानकारी मैं मान करके चलता हूं कि होगी आपको भारत के मैप का, अभी वर्ल्ड मैप में तो हम जा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले पेट्रोल की प्राप्ति समुद्र में, सबसे पहले पेट्रोल की प्राप्ति कहां से हुआ था, तो गुजरात के खंबात की खाड़ी, आलिया बेट और खादिया बेट, ठीक है। तो आलिया बेट से क्या हुआ था, समुद्र में हुई थी। और सर्वाधिक पेट्रोल कहां पर मिलता है, तो यह बंबई हाई में मिलता है। कहां पर बंबई हाई एक जगह पड़ता है, कहां पर जी, तो यह पड़ता है अरब सागर में, ठीक है। लिखो सबसे पहले पेट्रोल की प्राप्ति कब, तो 1901 में, ठीक है। बोलिए सतह पर, सतह पर पेट्रोल की प्राप्ति सबसे पहले पेट्रोल
की प्राप्ति कहां हुआ था? तो यह हुआ था आपका गुजरात में हो गया का आलिया बेट, आलिया बेट, गुजरात के खंभात की खाड़ी आलिया बेट और खादिया बेट, गुजरात खंभात के खाड़ी कहां पर? तो आलिया बेट के पास जो है ना सबसे पहले यह पेट्रोल की प्राप्ति हुआ था सतह पर। और सर्वाधिक पेट्रोल जो है ना वह भारत में कहां पर मिलता है? तो यह मिलता है आपका नीचा कौन सा है जी? अरब सागर, अरब सागर के बंबई हाई नामक जगह पर मिलता है। लिखो सर्वाधिक पेट्रोल का भंडारण या सर्वाधिक पेट्रोल की प्राप्ति, सर्वाधिक पेट्रोल की प्राप्ति कहां पर? तो बंबई हाई कहां पर? तो यह हो जाएगा आपका बंबई हाई अरब सागर। बार बार हम सोच रहे थे कि सऊदी अरब मत लिखा जाए तो दिक्कत ही हो जाएगी। अरब सागर में क्या होगा? यह बंबई हाई सर्वाधिक पेट्रोल मिलेगा। और एक नोट में बात लिख लीजिए, रेगिस्तान के क्षेत्र में भी पेट्रोल की प्राप्ति ज्यादा होती है। ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्रों में पेट्रोल की प्राप्ति सर्वाधिक। पूछ देगा कि रेगिस्तान के क्षेत्रों में सर्वाधिक किस खनिज की उत्पत्ति होती है, उत्पादन होता है? तो रेगिस्तान में सर्वाधिक, रेगिस्तान क्षेत्रों में पेट्रोल की सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, समझ में आ गई? बोलिए। उसके बाद और क्या लिखोगे? देखो एक होता है आपका नेचुरल गैस और एक होता है आपका लिक्विफाइड गैस। तो एलपीजी क्या हो गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक होता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए जो है ना दो नदी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कृष्णा नदी और दूसरा जो है ना गोदावरी नदी। यहाँ पर जो है ना क्या मिलता है? नेचुरल प्राकृतिक गैसेस मिलते हैं यहाँ पर, और इसी को कंप्रेस कर दोगे ना तो बन जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिखे? बोलिए। तो लिखिए कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी। ठीक है, कृष्णा नदी हो गया एवं गोदावरी नदी में प्राकृतिक नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का भंडार है। ठीक है, भंडार है। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है नेचुरल गैस। यदि इसी को क्या करेंगे? इस प्राकृतिक गैस को कंप्रेस्ड कर देंगे, ठीक है, दबा देंगे, कंप्रेस कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा? सीएनजी। ठीक है, सीएनजी बन गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म लिखोगे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाएगा। ठीक है, और अभी भारत में जो है ना टेम्पो ऑटो वगैरह इसमें पूरा छाया हुआ है, यह कम प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। और यदि इसको लिक्विड फॉर्म में कर देंगे तो हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में करने पर, लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं तो क्या बन जाएगा? यह एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ में आई बात? यदि यह लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं तो क्या बन जाएगा? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम समझ में आ गई बात। अब हेडिंग लगाइएगा क्या? ओट्स। तो 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है तो मिटा दें। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी? खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। और एक बात बता देते हैं कि कुछ लोग जो है ना आपको रास्ते में भटकाने आएंगे और कुछ लोग जो है आपको साथ देने आएंगे। तो आप लोगों की बात का परवाह नहीं करिएगा और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर गति से कदम बढ़ाइएगा। थोड़ा सा भटक जाइएगा तो फिर भटक जाइएगा हमेशा के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? करना आपको है, लक्ष्य भेजना आपको है, तो लोगों को मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिए बात को। जिस जिस पर जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसीलिए यदि आप जी रहे हैं और आपके 1000 दुश्मन है तो समझ जाइए कि आप जिंदा है, और यदि एक भी दुश्मन नहीं है तो समझ जाइए कि आप जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। ठीक है,
चलिए तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, ओर्स। ओर्स का मतलब होता है, ओर्स को क्या बोलते हैं, जिसमें इंप्यूरिटी की मात्रा कम हो उसी को ओर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ओर्स के बारे में कहानी बताते हैं। ठीक है, ओर्स, ओर्स का मतलब होता है अयस्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंप्यूरिटी, खराब मटेरियल की मात्रा जिसमें कम हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंप्यूरिटी। जिसमें एकदम अच्छा से समझिए, बिंदास, जिसमें इंप्यूरिटी की मात्रा कम हो उसी को क्या बोला जाता है, ओर्स बोला जाता है। अब देखो ओर्स में कई तरह के आ जाएगा, ईंधन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक लौह अयस्क आ जाएगा और एक आपको अलौह अयस्क आ जाएगा। समझ में आ रही बात, धात्विक हो जाएगा और अधात्विक हो जाएगा। लिखो, पहला इसमें एक हो जाएगा खनिज, ओर्स में खनिज, वैसा जो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जलाने के लिए। खनिज में क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, डीजल हो जाएगा। यह सब क्या है, तो यह खनिज हो गया। समझ में आई बात। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है आपका, अधात्विक। अधात्विक, अधात्विक का मतलब जिसमें धातु की गुणे ना हो। ठीक है, जिसमें धातु की गुण नहीं, उसी को क्या बोला जाएगा, अधात्विक बोला जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उसके बाद और क्या हो जाएगा, लिमोलाइट हो गया। ये मत लिखो, यह लौह अयस्क में आता है जी। जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, संगमरमर। ठीक है, ईटीसी, यह सब क्या है आपका अधात्विक है। यह पहला हो गया, यह दूसरा। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, धात्विक हो जाएगा, जिसमें धातु की गुण हो। ठीक है, अधात्विक, तो यहां पर हो जाएगा धात्विक। धात्विक का मतलब होता है धातु की गुण हो, धातु की गुण हो, वही क्या कहलाएगा, अधात्विक कहलाएगा आपका। और धात्विक में दो तरह के होगा, एक लौह होगा और एक बाद आपका अलौह होगा। ठीक है, लौह अयस्क हो जाएगा, लौह अयस्क। और उसके बाद में दूसर का हो जाएगा, हम लोहा नहीं बोल रहे हैं जी, हम धातु में बोल रहे हैं। ठीक है, मेटल ओर्स हो जाएगा और एक आपका नॉन मेटल ओर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मेटल ओर्स की बात बोल रहे हैं। ठीक है, लोहा का अयस्क को लौह अयस्क बोलते हैं तो गड़बड़ा ही जाओगे। उसके बाद में अलौह अयस्क, नॉन मेटल ओर्स। ठीक है, देखो लौह अयस्क में क्या होता है, जिसमें मेटल का गुण हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लौह अयस्क बोलते हैं। और मेटल के बारे में केमिस्ट्री में हम बता दिए हैं कि मेटल क्या होता है, मिलिएबल होता है, पीट पीट करके सीट बना दिया जाए वही तो मिलिएबल होता है। डक्टाइल होता है, पीट पीट करके लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका गोल्ड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। यह सब बताए थे ना कि मेटल में चमक होती है, इसका डेंसिटी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, बोलिए, यह जो है सोनरस होता है। यह क्या करता है, इसके पास होती है आयन की मात्रा ज्यादा, तो यह आयन को त्यागने की क्षमता रखता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो। अर्थात यह क्या करेगा, तो यह केटायन को शो करेगा, नॉन मेटल एनायन को शो करेगा। यह सब बात बताएं तो लौह अयस्क में क्या हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ईटीसी कर दिए। यही तो क्या है आपका लौह अयस्क। और अलौह अयस्क क्या होता है, जिसमें लोहा की गुण न हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलौह अयस्क। मेटल का गुण नहीं, मेटल का गुण नहीं होगा तो वही क्या कहलाएगा, अलौहक कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आपका कार्बन लिख लीजिए, उसके बाद में सल्फर लिख लीजिए। ठीक है, आर्गन लिख लीजिए, ईटीसी कर दीजिए। यही सब क्या हो गया आपका, अलौह अयस्क हो गया। ठीक है, अब इसमें बताना है, खनिज के बारे में तुर दिए तो अब कहानी तुरेंगे और अच्छा से। अब सबसे पहला जो है ना आता है तांबा। ठीक है, और तांबा, तांबा की प्राप्ति जो है ना वह सर्वाधिक कहां पे होता है,
ठीक है, यह सवाल आपका पूछ देगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो सबसे ज्यादा तांबा का भंडार और एक आता है उत्पादन। तो भंडार जो है ना सबसे ज्यादा है आपका राजस्थान में, खेतरी का खान, और उसके बाद में अगला आता है आपका बालघाट। ठीक है, बालघाट का खान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भंडार नहीं, उत्पादन ज्यादा होता है, जबकि भंडार जो है ना राजस्थान में ज्यादा है खेतरी के खान। लिखो तांबा। ठीक है, यहां पर जो है ना आपका भारत में दो को क्या खोला गया है, सर्वेक्षण रिसर्च अनुसार सर्वेक्षण के सर्वेक्षण के लिए जो है ना खनिज सर्वेक्षण के लिए दो संस्था खोला गया है। एक है आपका कौन सा, नागपुर में, और दूसरा जो है ना आपका कलकत्ता में जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, और एक है आपका क्या, खनन ब्यूरो, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ भारत में दो सर्वेक्षण है जी, भारत में नोट में लिख दें। खनन उद्यान के लिए, खनन उद्यान के लिए भारत में दो उद्योग है, दो उद्योग है। पहला हो जाएगा आपका कौन सा, जियोलॉजिकल खनन उद्यान कहां पर, तो यह हो जाएगा आपका कलकत्ता। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका खनन ब्यूरो कहां पर, तो नागपुर महाराष्ट्र। यही दो जगह है जी भारत में खनन उद्यान के लिए संस्था खोला गया है। ठीक है, दो उद्योग लिखो या इसी को संस्था लिखो। तो भारत में कितना संस्था जो क्या कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है खनन उद्यान के लिए या सर्वेक्षण के लिए, खनन उद्यान के लिए या सर्वेक्षण के लिए, भारत में कितने संस्था, तो भारत में दो संस्था, जियोलॉजिकल खनन उद्यान कलकत्ता और खनन ब्यूरो जो है ना नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, यही है, ये है दो गोल संस्था। उसके बाद लिख लो यहां पर दूसरा का, आप क्या लिखिएगा, पहला ना जी तांबा। तांबा के बारे में, तांबा सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, इसका तांबा को हम लोग बोलते हैं कॉपर। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद में दूसरा का हो जाएगा, एक बात लिखोगे नोट में, अभी लिखेंगे ऊपर, कि सबसे ज्यादा खनिज जो है ना वह मिलता ही राजस्थान में मिल गया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, यही सब पर तो क्या मिलेगा, ज्यादातर खनिज मिलेगा ही। लिख लीजिए कि सर्वाधिक खनिज जो है ना वह राजस्थान में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, तब उसके बाद में उड़ीसा में, तब छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तब गुजरात में। इस तरह से क्या होता है, खनिज मिलता है भारत के राज्यों में। तो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, और भंडार कहां पर है, सर्वाधिक भंडार राजस्थान। सर्वाधिक भंडार कहां पर, तो भंडार हो जाएगा आपका राजस्थान। प्राप्ति कहां से राजस्थान में, खेतरी के खान। खेतरी खान जो है ना राजस्थान में खेतरी का खान है, और वहीं से क्या है, भंडारण है आपका कॉपर का सबसे ज्यादा। वहीं पर भंडारण सबसे ज्यादा क्या है, तांबा का है। कहां पर, तो खेतरी के खान। और मध्य प्रदेश में क्या है, बालघाट की खान। ठीक है, समझ में आई बात। बालघाट की खान जो है ना वह कहां पर, तो बालघाट की खान जो है ना वह आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तांबा। तांबा के बाद दूसरा लिख लीजिए आप, क्या, कॉपर हो गया। उसके बाद में लिखो कौन सा लिखिएगा, सोना। लिखो सोना को क्या बोलते हैं, एटेमन, AU। सोना की प्राप्ति जो है ना वह सर्वाधिक कहां पर है, तो सोना की प्राप्ति जो है ना सर्वाधिक होता है आपका कर्नाटक में, कोलार की खान। और सर्वाधिक सोना मिलता है दुनिया में कहां पर, तो चीन में मिलता है। लिखो सोना। यह क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल हो गया। डक्टाइल क्या होता है, इसको पीट करके लंबा तार बनाया जा सके, उसी को बोला जाता है डक्टाइल। और क्या लिखेगा, मोस्ट डक्टाइल मेटल हो गया। और क्या लिखना है, सर्वाधिक सोना कहां पर, सर्वाधिक सोना भारत में कोलार की खान कहां पर, तो यह कर्नाटक में पड़ता है जी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सोना कहां पे पाया जाता है, तो कर्नाटक में कोलार की खान। और नोट में लिख लीजिए कि दुनिया में सर्वाधिक सोना कहां पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका कहां पर, तो चीन में। दुनिया में सर्वाधिक सोना, दुनिया में सर्वाधिक सोना कहां पर, तो यह पाया जाएगा आपका चीन में। सोना किस में घुलाया जाता है, एक्वा रजिया में घुलाया जाता है। इधर मिटा रहे, एक्वा रजिया किसका सॉल्यूशन होता है, नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मिटा दे इधर।
समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोना के बारे में चलो ऑपरेशन करते हैं। देखो दुनिया में सर्वाधिक सोना चीन में हो गया, और नोट में लिख लीजिए क्या कि सोना को किसमें घुलाया जाता है? सोना को घुलाया जाता है, घुलाया जाता है एक्वा रजिया, एक्वा रजिया। या किसका सॉल्यूशन है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। रेशियो पूछता है जी कभी कभी तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को पलट देगा तो 1:3 हो जाएंगे, ठीक है। बोलिए सोना को घुलाया जाता है किसमें? तो एक्वा रजिया में घुलाया जाता है। दूसरा लिख लीजिए इसकी प्यूरिटी जो है ना वह किसमें मेजर की जाती है? तो इसकी प्यूरिटी जो है ना वह किया जाता है कैरेट में, ठीक है। सोना की प्यूरिटी, गोल्ड प्यूरिटी मेजर इन, गोल्ड प्यूरिटी मेजर इन कैरेट, कैरेट, ठीक है। समझ में आई बात? कैरेट में क्या होता है? इसकी प्यूरिटी को मेजर किया जाता है। शुद्ध सोना कितना होता है? तो शुद्ध सोना जो है ना वह होता है 24 कैरेट, ठीक है। और इसमें गहना बनाने के लिए, आभूषण के लिए कितना यूज होता है? आभूषण के लिए 23 कैरेट होती है। और 1 कैरेट इसमें क्या मिलाया जाता है? आपको कॉपर मिलाया जाएगा, और नहीं तो क्या मिलाया जाएगा? सिल्वर मिलाया जाएगा, ठीक है। कॉपर नहीं तो चांदी मिलाया जाता है, एजेंटम, ठीक है। और ऑटोमन का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। बोलिए तो गोल्ड प्यूरिटी मेजर इन कैरेट में किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 23 कैरेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1 कैरेट इसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर नहीं तो सिल्वर मिलाया जाता है, ठीक है। बोलिए सोना के बाद अगला क्या लिख लीजिएगा? तीसरा जिंक लिख लीजिए, ठीक है। जिंक नहीं, जिंक की प्राप्ति होता है किसके साथ? तो सिल्वर के साथ होता है। तो सिल्वर को चले लपेटता हूं, चांदी, चांदी, चांदी को बोला जाता है एजी एजेंटम, ठीक है। अब सुनो, चांदी सबसे अधिक जो है ना इसका कहां पर भंडार होता है? भंडार है जी, तो यह है आपका ज्वार की खान। कहां पर? राजस्थान। राजस्थान में ज्वार की खान से क्या होता है? सर्वाधिक चांदी मिलती है। तो चांदी की सर्वाधिक प्राप्ति कहां से? तो राजस्थान के ज्वार की खान, ठीक है। राजस्थान के ज्वार की खान लिखो। सर्वाधिक प्राप्ति, सर्वाधिक प्राप्ति कहां से? तो जावर की खान, राजस्थान। सर्वाधिक प्राप्ति कहां से चांदी की? तो राजस्थान में। कहां? तो जावर की खान। किस खान से? तो जावर की खान कहां पर है? तो यह राजस्थान में। जिंक की प्राप्ति एक और पूछता है कि जिंक की प्राप्ति किस मेटल के साथ होती है? तो जिंक के साथ होता है। जिंक भी बहुत चमकता है। जिंक को देखे होंगे कि धनतेरस में क्या होता है? जो स्टील का बर्तन होता है ना, जितना चमकता है उतना ही जिंक भी चमकता है, ठीक है। तो इसकी प्राप्ति, इसकी प्राप्ति जिंक के साथ होती है, जिंक के साथ होती है। एक आध को और खनिज बताएंगे, कहे कि हमको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी याद करवाना है ना। इसकी प्राप्ति जिंक के साथ होती है। उसके बाद और क्या लिखिएगा? जिंक के साथ कौन सा और मेटल मिलेगा? तो यह मिलेगा क्या बोलता है जी? लेड। इसके साथ जिंक के साथ, जिंक के साथ पीबी की प्राप्ति होती है। पीबी की प्राप्ति, पीबी का मतलब होता है लेड, सीसा। पीबी की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिंक प्लस सीसा को क्या बोला जाता है? जुड़वा खनिज बोला जाता है। कभी भी सीसा अकेले नहीं मिलेगा। सीसा जब भी मिलेगा तो जिंक के साथ मिलेगा। तो जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? तो जिंक प्लस सीसा को क्या बोला जाता है? जुड़वा खनिज बोला जाता है। जुड़वा खनिज क्यों बोला जाता है? तो जुड़वा खनिज इसलिए बोला जाता है कि इसकी प्राप्ति ही होता है किसके साथ? तो जिंक के साथ होती है, ठीक है। सीसा अकेले कबो ना मिलेगा। सर्वाधिक कहां पर मिलता है सीसा? तो आपका राजस्थान में मिलता है, ठीक है। यूपी में भी मिलता है जी। सर्वाधिक प्राप्ति राजस्थान, जावर की खान। और उसके बाद में चांदी के बाद चौथा लिख लीजिएगा क्या? एक आप चांदी हो गया। अब हीरा लिख लो। हीरा एगो और बताएंगे, कम से कम 5 गो। हीरा जो है ना, सर्वाधिक हीरा कहां पर है? तो सर्वाधिक हीरा जो है ना वह मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक हीरा कहां मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो यह पन्ना की खान, ठीक है। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में। और दुनिया में सर्वाधिक हीरे का भंडार कहां पर है? हीरा जी, खीरा नहीं। हीरे का भंडार कहां पर है? तो यह है आपका रूस में, लेकिन उत्पादन किया जाता है अफ्रीका के किम्बरले की खान से। लिखो, मिटा रहे।
समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा से पढ़ते रहिए। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिए, नहीं तो फिर स्टैटिक जीके के लिए रट लीजिएगा किताब तो दिखते हो जाएगा जी। कहां से स्टैटिक जीके बनाएगा? पूरा कहानी खनिज के बारे में बता रहे हैं। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हीरा, हीरा सबसे ज्यादा कहां सर्वाधिक पाया जाता है? भारत में कहां पर? तो यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहा? पन्ना घाट, पन्ना की खान, पन्ना की खान। उसके बाद में दुनिया में सर्वाधिक हीरा कहां पर? तो यह रूस में। दुनिया में सर्वाधिक हीरे का भंडार, सर्वाधिक हीरा का भंडार कहां पर है? सर्वाधिक हीरा कहां मिलता है दुनिया में? तो यह मिलता है रूस में, लेकिन उत्पादन ज्यादा कहां पर होता है? अफ्रीका में। ठीक है, उत्पादन सर्वाधिक कहां पर? तो उत्पादन सर्वाधिक हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका कहां? तो किम्बरले की खान, किम्बरले की खान। किम्बरले की खान से क्या होगा? सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां? तो हीरा का। उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए, हीरा के बाद अगला जिप्सम। जिप्सम, इसका फार्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है जी। सर्वाधिक इसकी प्राप्ति कहां से होता है? तो इसकी प्राप्ति जो है ना सर्वाधिक होता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। लिखो, सर्वाधिक प्राप्ति कहां से? तो सर्वाधिक प्राप्ति हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद में जिप्सम के बाद कैल्शियम सल्फेट, या उसके बाद में H2, इसको क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O हो जाएगा, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। इसका जो है ना सर्वाधिक कहां पर मिलता है? तो यह भी राजस्थान में मिलता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। ठीक है, बोलिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है जी? तो यह राजस्थान के मकराना, मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या होता है? सर्वाधिक। आंध्र प्रदेश में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह सब कहानी जो है कल बताएंगे। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के बाद निगेल हाइड्रोजनीकरण के लिए यूज होता है। ठीक है, अल्युमिनियम के बारे में बताना है, आयरन के बारे में बताना है, थोरियम के बारे में बताना है, यूरेनियम के बारे में बताना है, क्रोमियम के बारे में बताना है। अभी तो बहुत कहानी है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं और कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, खनिज पढ़ा रहे हैं, आगे कल की क्लास में बताएंगे। अभी हमको क्या बताना है? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना बोले हैं शुरू में कि याद कराएंगे, तो इसलिए अच्छा से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। और हम इसके लिए कुछ कोड बनाए हैं, आप थोड़ा सा कोड याद कर लीजिए और उसके बाद में 2 मिनट में याद हो जाएगी। और यहां से सवाल पूछेगा तो बेहतर होगा कि 2-3 पे छोड़ दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि हम इसमें क्या कराते जाएंगे? ऐड कराते जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। भारत के प्रमुख, रोज दिन 20-20, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका भारत, यह मैप है। ठीक है, इस तरह से समझ में आई बात। यह क्या है? आपका भारत का मैप। और यहां पर क्या है? आपका जम्मू कश्मीर, ऊपर लद्दाख और नीचे जम्मू कश्मीर। तो हम जम्मू कश्मीर से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन नदी इंपॉर्टेंट होगी? चिनाब नदी पढ़ाए हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर सतलज नदी पढ़ाए हैं और झेलम नदी पढ़ाए हैं। यही सब ना कहानी बताए हैं। बोलिए, तो हम चलिए बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, यहां से बांध और यहां तक पहुंच जाएंगे हम कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। चलो, इसके लिए हम एक कोड बनाए हैं कि पहला कोड क्या है? कोड याद रखो। कोड नंबर 1 है कि सास की दुलारी हीरा तुलबुल उड़ी
किशन निकम्मा के साथ, ठीक है। सास की दुलारी हीरा तुलबुल, या बुलबुल लिखो, ठीक है। सास की दुलारी हीरा तुलबुल, नहीं बुलबुल लिखो, बुलबुल से तुलबुल याद रखिएगा ना, काम हो जाएगा। सास की दुलारी हीरा बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, निकम्मा के साथ, ठीक है। यह क्या बना लिए, कोड बना लिए कि सास की दुलारी हीरा बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, ठीक है। यह हो गया आपका कोड कि सास की दुलारी हीरा क्या हो गई, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। इतना याद हो गई। अब देखिएगा इससे कै गो बांध बनेगा, कौन सी नदी पर बनेगा और कहां पर है। तो सबसे पहले स से हो जाएगा क्या आपका, स से सतलज बांध परियोजना, सतलज बांध परियोजना, ठीक है। इस स से हो जाएगा आपका सलाल, सलाल बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद में की से कुछ हो नहीं, दू से क्या हो जाएगा, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। ही से क्या हो जाएगा, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना, ठीक है। उसके बाद में बुलबुल से याद रखिएगा तुलबुल, बुलबुल तुलबुल बुलबुल तुलबुल, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, ठीक है। उड़ी से उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना। उसके बाद में की से किशन है ना, किशन से हो गया किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ठीक है। और उसके बाद में निकम्मा, इसको क्या बोले, निकम्मा, निकम्मा से क्या हो जाएगा, तो निकम्मा से आपका हो जाएगा किशन कैसा था, तो यह निकम्मा था, तो निम्बो जागबो परियोजना, निम्बो जागबो परियोजना, ठीक है। पहला बात कि यह सब कहां पर परियोजना है, तो यह जम्मू कश्मीर में है, बात खत्म एक लाइन में। सतलज परियोजना 1, सलाल परियोजना 2, दुलहस्ती परियोजना 3, हिडकल परियोजना 4, तुलबुल परियोजना 5, उड़ी परियोजना 6 हो गया, किशन गंगा परियोजना 7 हो गया, और निम्बो जागबो परियोजना 8 हो गया। तो बताइए 8 को परियोजना याद हुई कि नहीं, ठीक है। अब नदी बता देता हूं, क्या है कोड, सास की दुलारी हीरा बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, ठीक है। सतलज बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना, दू से दुलहस्ती परियोजना, हीरा से हिडकल परियोजना, बुलबुल से तुलबुल परियोजना, उड़ी से उड़ी परियोजना, किशन से किशन गंगा परियोजना, निकम्मा से निम्बो जागबो परियोजना। समझ में आई बात। और यह सब कहां पर है, तो सब जो है सभी बांध कहां पर, जम्मू कश्मीर में। सभी बांध कहां है, तो सभी बांध, सभी बांध, सभी बांध मत लिखो, सभी परियोजना जम्मू कश्मीर में है। सभी परियोजना जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है। सभी परियोजना कहां है, तो सभी परियोजना जो है ना यह जम्मू कश्मीर में है। तो बोलो, सीधे सवाल पूछ देगा कि बताओ हिडकल परियोजना कहां पर है, तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। सतलज परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। जम्मू कश्मीर में कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है, जब हम नदी हम पढ़ाए थे तो कौन सा नदी हो जाएगा, चिनाव नदी हो जाएगी जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। तो सतलज परियोजना कौन सा नदी, तो यह हो जाएगा आपका चिनाव नदी, चिनाव नदी, चिनाव नदी। उसके बाद में सलाल बांध परियोजना, यह भी आपका चिनाव नदी, चिनाव नदी। उसके बाद में दुलहस्ती परियोजना कौन सा नदी, तो यह आपका चिनाव नदी। जम्मू कश्मीर कौन सा नदी, तो चिनाव नदी, ठीक है। हिडकल परियोजना कौन सा नदी, तो हिडकल परियोजना जो है आपका यह भी चिनाव नदी, क्योंकि बड़ा आसान हो गया जी, चिनाव नदी, सब चिनाव नदी। तुलबुल, बुलबुल भाग गई तो बुलबुल को झेलेगा कौन, बुलबुल को झेलेगा किशन, तो झे से झेलम, झेलम नदी, बुलबुल परियोजना, झेलम नदी, झेलम नदी।
और उसके बाद में उड़ी परियोजना, ठीक है, कौन उड़ी है, बुलबुल उड़ी है, ठीक है, तो उड़ी परियोजना कौन सा नदी हो जाएगा बताइए, किसके साथ उड़ी, बुलबुल उड़ी है किशन के साथ, तो झेल रहा है किशन, कौन सा, उड़ी, उड़ी, ठीक है, यह भी झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है। उसके बाद में किशन गंगा परियोजना, किशन नदी, किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी, ठीक है, तो नाम से भी स्पष्ट है जी। और निम्बो जागबो परियोजना, सुरू नदी, सुरू नदी, तो समझ में आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर के सभी परियोजना को लपेट लिया एक ट्रिक से, ठीक है, सास की दुलारी हीरा, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। बोलिए बात समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, ठीक है, याद करा करके, बोलिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा से समझ में आ रही है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ मत करिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या समझते हैं भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना को, ठीक है। और दूसरा बात बताते हैं, दूसरा ट्रिक से 20 को हम याद कराएंगे। आप पेज जो है यहाँ छोड़ दीजिएगा, 2-3 पेज बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बार बार क्या कराते चलाएंगे, उसमें जो है ना ऐड कराते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आइए हम लोग समझते हैं भारत के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। इसके लिए हमने कोड बनाया, सास की दुलारी हीरा, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ। स से हो गया सतलज बांध परियोजना, स से हो गया आपका सलाल बांध परियोजना, दू से हो गया दुल्हस्ती परियोजना, हीरा से हो गया हिडकल परियोजना, बुलबुल से तुलबुल परियोजना, उड़ी उड़ी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, नी से निम्बो जागबो परियोजना। और यह सभी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदी चिनाव नदी, उसके बाद में सलाल बांध परियोजना चिनाव नदी, दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी, हिडकल परियोजना चिनाव नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, किशन गंगा परियोजना किशन नदी, उड़ी परियोजना झेलम नदी, और निम्बो जागबो परियोजना सुरी नदी। तो बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोड चलो बनाता हूं। दूसरा कोड आ जाएगा कौन सा, तो दूसरा कोड हमने बनाया है, भानु को चूमे, भान को चूमे पार्वती, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के नीचे कौन आएगा, तो जम्मू कश्मीर के नीचे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को चलो लपेटता हूं, भान को चूमे पार्वती, ठीक है। दूसरा कोड हमने क्या बनाया, दूसरा कोड हो जाएगा भान, ठीक है, VAN, इसको ऐसे लिख दें, भान, भान को चूमे, भान को चूमे पार्वती, भान को चूमे कौन, तो भान को चूमे पार्वती, ठीक है। भान मतलब होता है गाड़ी, भा से हो गया आपका, यहां पर ऐसे लिखता हूं भान, ऊपर नहीं जगह, भा से हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना। न से हो जाएगा आपका नाद पाझाकारी परियोजना, यहां से न से कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। न से हो जाएगा आपका कौन सा, नाथ पाझाकारी परियोजना, नाथ पाझाकारी, नाथ पाझाकारी परियोजना, ठीक है। उसके बाद में को से हो जाएगा चूमे, भान को चूमे, भान को चूमे पार्वती, ठीक है। को से कौन सा हो जाएगा, को से आजा का हो जाएगा, को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, ठीक है, कोल डैम परियोजना। को से हो जाएगा आपका कोल डैम परियोजना, ठीक है। उसके बाद में चू से चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना। और उसके बाद में पार्वती से पार्वती परियोजना, ठीक है, पार्वती, यह हो गया आपका परियोजना। तो भाखड़ा नांगल, उसके बाद में नाथ पाझकारी परियोजना, कोलडैम परियोजना, चमेरा परियोजना और पार्वती परियोजना, यह सब कहां पर है, तो यह सब जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। सब कहां पर, तो सब का सब जो है ना यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, बोलिए। अच्छा, भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए आकर के कहां पर मिलती है, तो यह सतलज नदी जो है आकर के, सतलज नदी के बारे में बोल रहे हैं कि सतलज नदी जो है वह मानसरोवर झील से निकलती है और पंजाब हरियाणा के ऊपरी भाग से होते हुए आकर के पंजाब में मिल जाती है ना। तो यहां पर भाखड़ा नांगल किस नदी पर, सतलज नदी। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, इसको सीधे रटिए, कहानी बता रहे हैं समझिए, नहीं तो सीधे रट जाइए, जैसे रटना है रटिए। हम बता दिए, भा से हो गया भाखड़ा नांगल, न से हो गया नाथ पाझकारी परियोजना, यह भी कहां पर है, तो यह भी सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। उसके बाद में कोल डैम परियोजना, यह भी कहां पर है, सतलज नदी पर।
ठीक है। उसके बाद में चमेरा परियोजना और पार्वती परियोजना, तो पार्वती नदी हो गया। और चमेरा परियोजना कहां पर हो जाएगा, चमेरा, ला आ रहा है तो रावी नदी, ठीक है, र आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका रावी नदी। समझ में आई बात। तो कोल डैम परियोजना सतलज नदी, ठीक है, चमेरा परियोजना रावी नदी, पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सब जो है परियोजना तो पार्वती नदी। समझ में आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए अब कल की क्लास में कै गो हो गया जी, यह हो गया 1, उसके बाद में यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, उसके बाद यह हो जाएगा 4, उसके बाद यह हो जाएगा 5, 8 5 हो गया 13, और लपेट ले, मिटाना पड़ेगा। तो कल जो क्या करेंगे, इसी तरह से 15-20 बताते चलेंगे, लाइन बाय लाइन याद कराएंगे ना, लाइन बाय लाइन छोड़ो ना, इस तरह से कोड बना करके लटवा देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश करें जिससे पत्थर टूट जाए। समझ में आ रही है बात। तो लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है और अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है। समझ में आई। तो कल इसी क्लास में मिलते हैं नई जोश और जज्बा के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।